चारुलता मिश्रा। एक युवक था, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता था, लेकिन उसके घर वाले उसे डांटते थे कि तुम ये क्या दिन भर गंदा काम करते रहते हो, अपने कपड़े गंदे करते हो। तो यह अपने परिवार वालों की डांट सुनते सुनते उस बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाती है और अपनी यह बात वो अपने एक जौहरी मित्र को बताता है। तो उसका जौहरी मित्र उसको एक पत्थर दे कर के कहता है कि यह बहुत ही बेशकीमती पत्थर है, इसे ले कर के तुम बाज़ार में जाओ, लेकिन इसे बेचना मत, इस बात का ध्यान रखना। वह युवक उस पत्थर को ले कर के सबसे पहले एक कबाड़ी के पास जाता है। कबाड़ी वाला कहता है कि इसे तुम 5 रुपए में दे दो, लेकिन उसके मित्र की हिदायत रहती है कि बेचना नहीं। वो आगे बढ़ता है, एक सब्जी वाले के पास जाता है। सब्जी वाला कहता है कि इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 1 किलो आलू दूंगा और मैं इसे 1 किलो का बाट बना लूँगा। इसके बाद वह युवक एक मूर्तिकार के पास जाता है और कहता है कि इस पत्थर ये पत्थर तुम लोगे या इसकी कीमत क्या लगाओगे। तो वो मूर्तिकार कहता है कि मैं इस पत्थर को 1000 रुपये में ले लूँगा और इससे मैं एक मूर्ति बनाऊँगा। अंत में वह युवक एक रत्नों के व्यापारी के पास जाता है और उसको वो पत्थर दिखाता है। तो वो व्यापारी कहता है कि अरे यह पत्थर तो एक बेशकीमती हीरा है, केवल दिक्कत यह है कि इसको तराशा नहीं गया है और इसको तराश दिया जाएगा तो इसकी कीमत तो करोड़ों में हो जाएगी। वह युवक लौट चलता है वहीं से और उसको समझ में आ जाती है सारी बात और उसकी हीन भावना भी समाप्त हो जाती है। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं 3 इडियट्स का। हम में से बहुतों ने, लगभग सभी लोगों ने 3 इडियट्स देखा होगा। उसके 3 पात्र रिंचो, फरहान और राजू, जिनके पैदा होते ही उनके माँ बाप ये डिसाइड कर लेते हैं कि इन बच्चों को इंजीनियरिंग में भेजना है। हालांकि तीनों बच्चे किसी न किसी क्षेत्र में बहुत ही स्पेशल होते हैं। और एक मैं और उदाहरण आपको देती हूँ कि अभी जब अचानक कोरोना फैल गया और पूरे विश्व में इसने जो है काफ़ी लोगों को प्रभावित किया, तो जब भारत में थोड़ा बाद में ये आया तो मार्च के 3rd वीक में जब पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया तो हमारे बहुत सारे बच्चे भारत के विभिन्न शहरों में बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहे थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग भी वही कर रहे हैं। कोई मेड नहीं, कोई कुक नहीं, कोई सहायक नहीं, सबको छुट्टी दे दी गई लॉकडाउन में, तो सारा काम खुद करना पड़ा। तो वही बच्चे जो बहुत अच्छे शहर में थे, सारी सुख सुविधा से संपन्न थे, बहुत अच्छी जॉब में हैं, सब कुछ था उनके पास, लेकिन जब लॉकडाउन हो गया, मेड कुक या उनके जो भी सहायक थे जब आना उन्होंने बंद कर दिया, तो उन बच्चों का सर्वाइवल मुश्किल हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कपड़े कभी नहीं धुले थे, उन्होंने कभी अपने जीवन में चाय नहीं बनाया था, खाना बनाने की बात तो दूसरी है। हुआ क्या कि फिर ऐसे बच्चे बहुत मुश्किल में पड़ गए। लॉकडाउन होने की वजह से बाज़ार भी बंद हो गए थे, लेकिन थोड़े बहुत जो खुले हुए थे तो वो बाहर से कुछ थोड़ा बहुत सामान मंगा करके खा पी करके अपना गुजारा कर रहे थे। और लेकिन उनको दिक्कत बहुत हो रही थी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उन्हें जो है पेट संबंधी बीमारी होने लगी। और लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो किसी तरह से भाग भूग करके वो लोग अपने अपने घरों को आए। तो यहाँ पर उनको खाना पीना और सब ठीक ठाक से हुआ, डॉक्टर को भी दिखाया गया, तो ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है ये मैं आगे बताऊंगी। लेकिन ये बच्चे जब अपने घर आए तो माँ बाप ने तो इन पर बहुत ध्यान दिया, इनकी पूरी सेवा की और कायदे से इनको खिलाया पिलाया, डॉक्टर को दिखाया, समुचित इनका प्रबंध किया। लेकिन ये बच्चे अपने माँ बाप की इस ख़राब स्थिति में इन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, ये सहयोग नहीं करते हैं। चूँकि हमारे घर इस समय मेड या कुक या कोई भी इस तरह के वर्कर या हमारी जो सहायक हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो अक्सर माएँ या कहीं कहीं पिता भी, दोनों लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई है, केवल अकेले का वश का नहीं है।
तो लेकिन बच्चों को हमने ट्रेनिंग नहीं दी है। जिन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं दी है, बच्चे नहीं सोच पा रहे हैं, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको अपनी माँ का भी सहयोग कर देना है। क्यों? क्योंकि हमने उनको ट्रेनिंग नहीं दी है। उनके अंदर जो है करुणा, दया, मैत्री, सहयोग, सद्भाव, इन सब जो हमारे भावात्मक गुण हैं, इनका हमने विकास नहीं किया है। तो मेरे प्रिय अभिभावकगण, अब मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे, मुझे लगता है आप मेरे कहने का आशय समझ गए हैं। तो जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो उसको मैं एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते अब आपसे कह रही हूँ। अभी तो मैंने ये विभिन्न उदाहरण आपको दिए और थोड़ा सा अपना पक्ष जो है आपके सामने रखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम गार्जियन, हम पेरेंट्स क्या करते हैं। हम अपने जीवन में जो नहीं कर चुके, नहीं कर सके, हम पेरेंट्स जो अपने जीवन में नहीं कर सके और हमें वो करने की लालसा जीवन पर्यंत बनी रहती है, तो हम उसको अपने बच्चे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन। हाई एक्सपेक्टेशन हम बच्चों में देखने लगते हैं कि जो हम न कर सके वो हमारे बच्चे करें। हम इंजीनियर नहीं बन सके, हम एक डॉक्टर नहीं बन सके, हम आईएएस नहीं बन सके, हम पीसीएस नहीं बन सके, या ऐसे ही और बहुत सारे पद हैं जो हम नहीं हासिल कर सके, वो हमारे बच्चे करें। ये ठीक नहीं है। हमारे अभिभावकों, आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रत्याशा को आप अपने बच्चों में न लाएं। दूसरी बात कि बच्चों का इंक्लिनेशन और बच्चों का एप्टीट्यूड क्या है, यह भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम लोग डिसाइड करते हैं, हर माँ बाप लगभग ज़्यादातर माँ बाप यही करते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि हाई स्कूल के बाद या इंटर के बाद बच्चा क्या सब्जेक्ट लेकर के पढ़ेगा, बिना इस बात को ध्यान में रखे हुए कि उस बच्चे का इंक्लिनेशन और एप्टीट्यूड क्या है। मतलब कि उसकी रुचियाँ ही नहीं, रुचियाँ तो बहुत हो सकती है, लेकिन अभिरुचि एक विशेष रुझान की ओर संकेत करती है। हो सकता है आपका बच्चा साहित्य में बहुत अच्छा हो सकता है आपका बच्चा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा करता हो, उसमें उसके मार्क्स भी अच्छे आते हों, लेकिन वही आपके हाई एक्सपेक्टेशंस है कि नहीं, हमें तो अपने बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर या इसी के फील्ड में ले जाना है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, बच्चा जो कि लैंग्वेज में बहुत अच्छा करता है, हिंदी में वो बहुत अच्छा करता है, इंग्लिश बहुत अच्छी है उसकी, हिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, सिविक्स मतलब सोशल साइंस के सब्जेक्ट में, लेकिन वह अपने पेरेंट के कहने पर वह या तो बायो या मैथ लेकर के पढ़ने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि उनके माँ बाप की इच्छा है कि उसे इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल में जाना है। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको तमाम उदाहरण ऐसा दूंगी कि जिससे कि केवल ऐसा ही नहीं हुआ है कि इंजीनियरिंग या मेडिकल ही करके बच्चा कुछ बन सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बच्चा अपनी प्रतिभा को दिखा सकता है। क्या ऐसा नहीं है कि जो आर्ट्स लेकर के पढ़े हैं, जो साइंस लेकर के पढ़े हैं, जो एग्रीकल्चर लेकर के पढ़े हैं, वो उन बच्चों ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है या उनकी परफॉर्मेंस किसी से खराब रही है? ऐसा नहीं है। तो बच्चों के, मेरा ये कहना है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों की जो रुचियाँ होती हैं, जो अभिरुचियाँ होती हैं, जो उनका रुझान होता है, सब्जेक्ट के सिलेक्शन पर आप उस बात को ध्यान में रखें। बच्चों का क्या रुझान है उस पर ध्यान दें। और अगली बात यह है, जो मैंने अभी उदाहरण में कहा, कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं आप। आत्मनिर्भर बनाने का क्या मतलब है? मैं बहुत सारे घरों में देखती हूँ कि बच्चे स्कूल से आते हैं, शर्ट कहीं फेंका, जूता कहीं फेंका, मोजा कहीं फेंका, बैग कहीं फेंका, बोतल कहीं फेंका, और माँ लोग उसको दौड़ दौड़ के सहेज करके सब अपनी अपनी जगह पर रखती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। माँओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग दें कि बच्चा जब स्कूल से आता है तो
अपने कपड़े प्रॉपर जगह पर रखे, अपने शूज़ प्रॉपर जगह पर रखे, अपने मोजे सही जगह पर रखे। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बातें आगे चल कर के बहुत मायने रखती हैं। और जो मैंने अभी उदाहरण दिया कि बच्चे कुछ भी नहीं करना जानते थे तो उनको भाग करके घर आना पड़ा और उनकी तबीयत खराब हो गई थी। यही नहीं, माता पिता को अपने कार्यों में सहयोग भी बच्चों से लेना चाहिए। यही है आत्मनिर्भरता। अब बच्चे अपने माँ बाप के काम में सहयोग करें। माँ अगर खाना बना रही हैं तो बच्चे उसमें सहयोग करें। पिता बाजार जा रहे हैं तो बच्चे को बाजार भी भेजना चाहिए, ताकि वो सामान लाना सीखे, अच्छे सामान लाना सीखे। वो व्यवहारिकता, प्रैक्टिकल बनाइए। आप अपने बच्चों को समाज की जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो व्यवहारिकता है, उससे अपने बच्चों को जोड़िए। एक केवल ये नहीं कि कमरा में बंद करके आप कह दीजिए कि नहीं बच्चे को पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। केवल उससे नहीं, बच्चे का आपको सर्वांगीण विकास करना है तो समाज की वो सारी चीज़ें जो हम केवल पढ़ाने से नहीं दे सकते हैं, समाज में और परिवार में उतरने पर ही वो चीज़ें हम बच्चों में डाल सकते हैं। और अगली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों से जो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमारे साथ कैसा व्यवहार करें, तो चूँकि हर बच्चे के माता पिता बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, तो हमें वो मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। पहले हम स्वयं करें, तब हम बच्चों से ये उम्मीद करें कि बच्चा ऐसा करेगा। केवल कहने से नहीं काम चलेगा। डोंट डू, डू, डोंट डू, डू, नो, ऐसा मत करिए। आप अगर चाहते हैं कि बच्चा आपका सम्मान करे, आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करे और उसमें और भी संस्कार विकसित हों, तो आपको ऐसा पहले खुद अपने बड़ों से ऐसा करके दिखाना होगा। तब बच्चा आपसे सीखेगा और वैसा ही व्यवहार करेगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगी गांधी जी का। गांधी जी के साबरमती आश्रम में एक माँ अपने बच्चे को लेकर के गई और उसने गांधी जी से कहा कि ये गुड़ बहुत खाता है और डॉक्टर ने इसको गुड़ खाने के लिए मना किया है। तो गांधी जी ने कहा 1 सप्ताह बाद आना। पास में कस्तूरबा बैठी हुई थी, उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि इन्होंने तो कुछ बताया भी नहीं और कह रहे हैं कि 1 सप्ताह बाद आना। गांधी जी से ये बात उन्होंने पूछा, तो गांधी जी ने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए किया है कि पहले मैं तो देखूं कि गुड़ छोड़ पाता हूं कि नहीं, तब तो मैं उससे कहूँगा। तो जब गांधी जी ने 1 सप्ताह तक गुड़ नहीं खाया, फिर 1 सप्ताह बाद जब उस बच्चे को लेकर के उसकी माँ आई, तो गांधी जी ने कहा कि बेटा गुड़ मत खाना। तो ऐसा आदर्श अपने बच्चों के सामने हमें प्रस्तुत करना चाहिए कि अगर हम बच्चे से चाहते हैं, जो व्यवहार बच्चों से हम चाहते हैं, वैसा व्यवहार बच्चों के सामने हम करके दिखाएं। और सकारात्मक टिप्पणी करें बच्चों के प्रति। हमेशा नकारात्मक नहीं कि तुमको तो पढ़ते नहीं हो, तुम्हारी राइटिंग नहीं अच्छी है, तुम कोई काम नहीं अच्छा करते हो, नहीं, ऐसा मत करिए। आप अगर बच्चे की कोई गलती भी आपको दिखानी है, तो मेरी तो ये सलाह है कि पहले आप उसकी प्रशंसा करें। जैसे आप बच्चे की राइटिंग अच्छी है लेकिन आप उसमें कुछ सुधार चाहते हैं, तो आप कहिए कि बेटा तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन तुम इसे और अच्छी ऐसे कर सकते हो कि इसमें 2 शब्दों के बीच में गैप दो, काटा पीटी कम करो और सुंदर लिखने का प्रयास करो। तो बच्चा, अगर आप सकारात्मक बोलेंगे तो बच्चा भी उसको सकारात्मक ही लेगा। अगली बात मैं कहना चाहूँगी कि फुर्सत के क्षणों में आप बच्चों के साथ संवाद स्थापित करिए, बच्चों से खूब बातचीत करिए, घुल मिल के रहिए। ये नहीं कि आपके और बच्चे के बीच में दूरी बने रहे। तो जब बच्चा अपने को भी बच्चा अपने बारे में भी कुछ बताएगा आपको, और जो उसकी बातें होती हैं वो आपसे शेयर करेगा, तो उसको लगेगा कि नहीं, मैं भी परिवार का एक प्रमुख सदस्य हूँ और मेरे माता पिता मेरे साथ बात कर रहे हैं, मेरी बातों को शेयर कर रहे हैं, तो वो अपने को उपेक्षित नहीं महसूस करेगा और जो दूरी है वो दूरी कम होगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों के साथ घुल मिल कर के
रहें, जिससे कि बच्चा अपनी बात आपको बता सके। यह ना हो कि भय का आतंक रहे कि बच्चा आपसे अपनी बात न बता सके। ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते आपको ये सलाह दूंगी कि आप बच्चों से खूब बातचीत करें, उनके मन की बात जाने कि बच्चा क्या चाहता है। और अपने प्रिय अभिभावकों से मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, सारे माता पिता अपने बच्चों का हित ही चाहते हैं, कभी वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों का अहित हो। वो ये अच्छा ही सोच करके एक बच्चों को कहते हैं कि नहीं तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन मेरे प्रिय अभिभावकों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। बच्चे का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में मानसिक के साथ साथ शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, संवेगात्मक, नैतिक, ये सारे विकास आते हैं। तो हम केवल बच्चे को पढ़ाने पर जोर देंगे या केवल उसको हमेशा पढ़ने के लिए कहेंगे या उस अच्छे मार्क्स लाने के लिए ही कहेंगे, मैं बिल्कुल इससे इनकार नहीं करती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी बहुत बच्चे के बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हैं, तो इनको भी साथ लेकर चलना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर के जो अंग हैं सबका अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण स्थान है और सब में आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य है। तो इसी तरह से बच्चे के मानसिक और सामाजिक और नैतिक विकास में भी एक संतुलन स्थापित होना चाहिए, एक सामंजस्य होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंग अनावश्यक रूप से बड़ा हो जाए तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही अब मान लीजिए कि हाथ 5 फीट के हो जाए या सर दोगुना हो जाए, जितना रहता है नॉर्मल से दोगुना हो जाए, तो क्या देखने में अच्छा लगेगा? ठीक ऐसे ही होता है कि हम बच्चे के मानसिक विकास पर जोर ज़्यादा देते हैं और ये स्कोर नंबर लाना है, बहुत बिल्कुल सही बात है, नंबर अच्छा आना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि नंबर अच्छे लाना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए लेकिन एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि सामाजिक विकास क्यों ज़रूरी है, भावात्मक विकास क्यों ज़रूरी है, नैतिक विकास क्यों ज़रूरी है। यह इसलिए ज़रूरी है कि जब हम बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजेंगे तो उसका सामाजिक विकास होगा। सामाजिक विकास होगा तो उसके अंदर क्या भावना आएगी, उसके कौन से गुण विकसित होंगे? तब उस वह सहयोग, प्रतिस्पर्धा, टीम भावना, हारना, ये सब चीज़ें वो सीखेगा कि खेल में हार भी होती है। ये नहीं है कि केवल जीत ही मिलेगी, खेल में हार भी ज़रूरी होती है और महत्वपूर्ण हार या जीत नहीं होता है, खेल में पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, खेल में भाग लेना। तो खेल से बच्चा क्या सीखता है? सहयोग, सहभागिता, प्रतिस्पर्धा, टीम वर्क, ये सारी भावनाएं उसकी विकसित होती हैं। और सामाजिक में देखिए और भावात्मक विकास क्या होता है? दया, करुणा, मैत्री, परोपकार, ये सब जो भावनाएं हैं ये समाज में और परिवार में रह करके विकसित होती हैं। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया कि कोरोना काल में जो बच्चे बाहर नौकरी करते थे, बहुत अच्छी जगह पढ़ रहे थे, वो आए हैं लेकिन अपनी माँ का सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर करुणा और दया का भाव नहीं है। तो करुणा और दया का भाव भी बच्चों के अंदर विकसित करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, स्टेशन पर हैं या कहीं ऐसे ही कोई बुज़ुर्ग हैं, वो बहुत बड़ा सामान लिए हुए हैं, वो बस में नहीं चढ़ पा रहे हैं, ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे हैं। तो जब हमारे अंदर इन भावात्मक गुणों का विकास रहेगा तब हम उन बुज़ुर्ग की हेल्प करेंगे, अन्यथा हम ओवरलुक करके चले जाएंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का
भावात्मक, सामाजिक, शारीरिक और नैतिक विकास बहुत ज़रूरी है। शारीरिक विकास, आजकल तो देखिए ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और रोज़ नई नई गाइडलाइन आ रही है कि नहीं, बच्चों को ऑनलाइन तो पढ़ाया ही जाए, साथ ही साथ उनको जो है प्राणायाम, व्यायाम, खेल कूद नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन में या कोरोना की वजह से, तो उनको फिज़िकल एजुकेशन है उसकी भी फिज़िकल एजुकेशन के बारे में भी बताया जाए और उनके पेरेंट को ये कहा जाए कि वो घर पर बच्चों को व्यायाम, प्राणायाम, योग या और भी जो इंडोर गेम्स हो सकते हैं उनके लिए प्रेरित करें, क्योंकि बच्चे 4 महीने से लॉकडाउन में पड़े हुए हैं घर में, कोई एक्टिविटी बच्चों की नहीं रह गई है। हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए भी गाइडलाइन आई हुई है कि आप बच्चों को प्रेरित करिए कि वो घर पर ही ये सब एक्सरसाइज वगैरह करें। तो क्योंकि ये देखिए ज़रूरी है। 4 महीने से कोरोना की वजह से 4 महीने से बच्चे घर में पड़े हुए हैं और कोई उनकी एक्टिविटी नहीं है, वो डल हो रहे हैं। तो ये जो है, ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी बहुत ज़रूरी है और नैतिक भी। नैतिक विकास कहाँ से होता है? जो हमारी कहानियाँ, पुरानी जो कहानियाँ होती हैं, उनमें देखिए एक मॉरल लेसन ज़रूर छिपा रहता है। तो बच्चों को कोई ना कोई कहानी सुना, इसलिए दादा दादी, नाना नानी पहले जो होते थे, अभी भी हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ, अभी भी लोग हैं, तो बच्चों को कहानियाँ जो सुनाते हैं उसमें मॉरल लेसन होता है। क्या मॉरल लेसन होता है? कि तुम सच बोलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम ईमानदार रहोगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, तुम दूसरों की सहायता करोगे, परोपकार मिलोगे तो इसका फल अच्छा होता है। तो पहले की जो कहानियाँ होती थी वो ऐसे होती थी कि इस तरह से हुआ और उन्होंने जैसा किया उनको वैसा मिला। ये मॉरल लेसन होते। तो बच्चे में नैतिकता का भाव यहाँ से विकसित होता था। तो मैं जो बात कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ अपने अभिभावकों से कि मानसिक विकास के साथ ही साथ सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, शारीरिक, भावात्मक विकास भी बहुत ज़रूरी है। और मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि बिल्कुल हमें कैरियर ओरिएंटेड होना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। देखिए, कैरियर ओरिएंटेड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वही बात कि यह व्यक्तित्व का केवल एक पक्ष है और इससे ही केवल जो है समाज में हमारा केवल इसी से समाज में हमारा कोई स्थान बहुत बड़ा नहीं बन जाता है। समाज में स्थान बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों और बहुत दूसरी बातों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए कि बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छी बात, और आप उसको कह रहे हैं कि नहीं पढ़ो, तुमको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब मैं अभिभावकों से ये उम्मीद करती हूँ कि जो बच्चों की हॉबीज़ है उसको भी कर लेने दें थोड़ा। जैसे कि बच्चे की डांसिंग, सिंगिंग और रीडिंग और ऐसी ही जो बहुत सारी हॉबीज़ हैं। मान लीजिए बच्चे में हैं और पढ़ाई के कारण बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा मत करिए, बच्चों को थोड़ा करने दीजिए। कितनी देर डांस करेंगे, कितनी देर संगीत की प्रैक्टिस करेंगे, कितनी देर उपन्यास कहानियाँ पढ़ेंगे। अगर उनके पढ़ाई के घंटे निर्धारित हैं, 10 घंटे हैं, 12 घंटे हैं, मान लीजिए 8 ही घंटे हैं, तो बहुत है। हाई स्कूल इंटर के लिए इतना बहुत ज़्यादा है। और 1 घंटा बच्चा अगर डांस कर लेता है, और संगीत कितनी देर करेगा, संगीत का रिहर्सल कितनी देर करेगा, संगीत का रियाज कितनी देर करेगा, बहुत करेगा, आधे घंटे करेगा। अगर उसको उपन्यास पढ़ने का शौक़ है, अच्छी कहानियों को पढ़ने का शौक़ है, तो कितना पढ़ेगा, 1 दिन पढ़ेगा। खेलने का है, बिल्कुल खेलने दीजिए। खेल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों को खेलने के लिए आप ज़रूर टाइम दीजिए। तो ये इसके लिए समय ज़रूर निकालिए। और अगर बच्चा अपनी इन हॉबीज़ को करेगा तो उसके परफॉर्मेंस, पढ़ाई के परफॉर्मेंस पर अच्छा असर पड़ेगा। ये मत सोचिए कि बच्चा अपनी इन हॉबीज़ को करेगा तो उसके स्कोर कम आएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि एक ही तरह का काम करने से, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, केवल पढ़ाई करने से मोनोटोनी आ जाती है, तो मन नहीं लगता है।
और जब मन नहीं लगता है तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए और अच्छा नंबर पाने के लिए और अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे की जो हॉबीज़ है वो हम उसे कर लेने दें। संगीत, साहित्य, कला, ये सब जो है बच्चों को करने दें। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगी कि हम अभिभावक नहीं ये चाहते हैं कि बच्चा जो है डांस के क्षेत्र में जाए या संगीत के क्षेत्र में जाए या जो है लेखक बने या इस तरह का कोई प्रोफेशन चुने, क्योंकि इसमें रिस्क है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके इस बात से। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि इस तरह का बच्चा करे, क्योंकि हम एजुकेशन के क्षेत्र में ही बहुत ज़्यादा सेफ मानते हैं अपने को। होता भी है ऐसा। क्यों? क्योंकि कितने लोग भीमसेन जोशी बनते हैं, कितने लोग रविशंकर प्रसाद बनते हैं, कितने लोग सोनल मानसिंह बनती हैं, कितने सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, धोनी बनते हैं, भूटिया बनते हैं। क्योंकि उसमें बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है। मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आपका बच्चा तब भी कैरियर अच्छा कर लेगा, तब भी वो बहुत अच्छा बन जाएगा जब वो थोड़ी देर अपनी इन हॉबीज़ को पूरी कर लेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे प्रिय अभिभावक मेरी बात समझ रहे होंगे और मुझसे सहमत होंगे। और मैं दूसरी चीज़ ये कहना चाह रही हूँ कि किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी, ये दोनों लोग विभिन्न क्षेत्रों से आए थे एजुकेशन में, और इनकी जो एजुकेशन के मेथड हैं ये काफ़ी फेमस हुए हैं एजुकेशन में, मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन। आप लोगों ने, हम में से सब लोगों ने सुना होगा मॉन्टेसरी स्कूल और किंडरगार्टन स्कूल का। तो इन किंडरगार्टन के जो संस्थापक थे, किंडरगार्टन की मेथड जो है वो फ्रॉबेल ने दिया था और मॉन्टेसरी का मॉन्टेसरी ने दिया था। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जो इन लोगों ने स्कूल खोले थे उसमें बच्चों को क्या सिखाया जाता था। वो 3 से 5 साल के बच्चों के लिए स्कूल खोले थे। उसमें प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, नेचर के साथ रहना और बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना, बस केवल ये होता था। कोई किताब नहीं, कोई कॉपी नहीं, कोई पेंसिल नहीं, कोई पेन नहीं। और 3 से 5 वर्षों की ये मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन की जो स्कूलिंग है ये आज भी यूएसए में उसी तरह होती है। और बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरी एक कलीग हैं जिनकी बिटिया 3 साढ़े 3 साल की थी, आज से 5 साल, आज से 10 साल पहले की बात है। तो एक दिन उन्होंने कहा मुझसे कि मैम मेरी बिटिया का एडमिशन पीजी में हो गया है। और मैं चौंक गई। मैंने कहा मुझे तो मालूम है इनकी बिटिया तो 3 साल की है, ये पीजी में एडमिशन हो गया। तो मैंने कहा कि अच्छा आपकी बड़ी बेटी भी है क्या, कहाँ एडमिशन लिया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं वही है। तो मैंने कहा कैसे पीजी? और मैं पीजी के बारे में तो पोस्ट ग्रेजुएशन ही जान रही थी। तो उन्होंने कहा कि पीजी माने, मैंने कहा तो आप कह रही हैं कि पीजी में एडमिशन हो गया है, कैसे? तब उन्होंने हंस के कहा कि दीदी पीजी का मतलब प्ले ग्रुप। तो उस दिन मुझे ये समझ में आया कि अब पीजी का मतलब प्ले ग्रुप हो गया है। और वो जो है बड़ी खुश होकर के बता रही थी कि हमने बहुत मेहनत किया तो उसका प्ले ग्रुप में एडमिशन हो गया है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी, ऑल प्ले नो वर्क मेक्स जैक लेजी बॉय, ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। केवल खेल काम नहीं, जैक जाहिल बनता है। केवल काम खेल नहीं, जैक काहिल बनता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। और मुझे विश्वास है कि मेरे डियर पेरेंट्स मेरी बात से सहमत होंगे और बच्चों के साथ उसी तरह का व्यवहार करेंगे। नमस्कार। Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to never miss an update.